जी अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट आज़म खलील हाजिर है विद अनदर एपिसोड ऑफ सीधी बात। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है, क्या उसमें नज़रसानी की ज़रूरत है या जिस डगर पे चल रही है इतने अरसे से उसी डगर पे इसको चलना चाहिए। देखने में ये आया, और ख़ास तौर पे ये जो भी विकी लीक्स का सारा सागा अभी चल रहा है कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लीडर्स ऑफ अपोजिशन और मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, और सुनने में आ रहा है कि इवन मेंबर्स ऑफ माय कम्युनिटी जर्नलिस्ट जो है वो खुद अनसोलिसिटेड जो एडवाइस है या जाके गुफ्तगू जो है वो अमेरिकन्स के साथ डिफरेंट लेवल्स करते रहे हैं। और वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, वो जो है उसका क्या रिएक्शन है, और अब जो ब्रीफिंग्स दी गई हैं टू द पॉलिटिशियंस वो कोई इतनी मौजू नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी ये गलत है, बाबर अवान साहब ने कहा जी ये साजिश है। अब ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी असेसमेंट्स की हैं प्राइवेट, वो उसमें उनको यहाँ गलती हुई है या यहाँ उनकी असेसमेंट ठीक नहीं है, बट आउट राइटली ये कहना कि मुस्लिम ब्लॉक के ख़िलाफ़ कोई साजिश है या को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बात है वो बेसिकली गलत है या झूठ पे मबनी है, दिस इज़ नॉट प्रॉपर। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही जो है वो वन ट्रैक पे रखी है। वी हैव ऑलवेज लिसन टू द अमेरिकन्स एंड द वेस्ट, और जब नॉन अलाइंड ग्रुप एक बना उस वक्त भी हमारा कोई उनके साथ इतना नहीं था, और फिर जो दूसरा ग्रुप था, अब तो खैर से बाईपोलर से सिंगल पोलर वर्ल्ड हो गई है, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान के वो मेंबर्स सीटो और सेंटो के मेंबर्स हम बन गए, और दूसरी तरफ बिल्कुल ही दरवाजे जो है हमने बंद कर दिए। इस पे डिस्कशन करेंगे। वी हैव पीपल हु जो समझते हैं फॉरेन पॉलिसी को और फॉरेन रिलेशंस को, उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इस वक्त, खारजा पॉलिसी जो है वो ठीक सिमत में जा रही है, नहीं जा रही, या उसमें तरमीम की ज़रूरत है, उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और किस हद तक रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और इस पे कोई पैनिक रिएक्शन करने की ज़रूरत है या इसको लाइटली लेना चाहिए और फिर ये टाइम गुजर जाएगा एंड देन बिजनेस एज यूजुअल। तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो अपने पैनलिस्ट से, एयर मार्शल शाहिद जुल्फ़िकार अली साहब, ये तहरीक इंसाफ के मरकज़ी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और दिफाई तज्ज़िया निगार भी हैं। सो ही विल बी वेल वर्स्ड ऑन दिस इशू। के साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर जावेद हुसैन साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, तो ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी का इनसे बेहतर किसे पता होगा। साथ हमारे प्रोफेसर हैं हसन अस्करी साहब, वो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, और ही वुड नो कि ये जो हमारी खारजा पॉलिसी है इसमें किस हद तक हमें तरमीम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इन द वेक ऑफ दिस द लीक्स विच हैव अपीयर्ड अप टिल टुडे। और फिर तज्जिया कराएंगे वजाहत साहब से। जी मार्शल साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, आर यू सेटिस्फाइड विद इट, और वुड यू रिकमेंड कि किस किस हद तक इसमें तरमीम या चेंज होना चाहिए? अगर इसमें आप चेंज की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स जाहिर है कि वो हमें देखने चाहिए। फॉरेन पॉलिसी जो आपकी हो उसका आई थिंक दो जो बुनियादी मकसद होते हैं, एक तो इकोनॉमिक है कि जी आपका ट्रेड से या किसी और तरीके से इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो, और दूसरा मैं समझता हूँ बुनियादी एक जो है वो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई आप जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ मतलब रिलेशंस बढ़ाएं, और अगर किसी से आपकी फ्रेंडशिप नहीं है तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। तो ये दो बुनियादी मकासद तो है पॉलिसी के। मेरी नज़र अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं तो मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि देखिए फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करेगी जो आपकी इंटरनल सिचुएशन है, जो आपके इंटरनल हालात हैं। आप उसको एक अलहदा यानी खाने के और दिखाने के और वाली बात यहाँ नहीं हो सकती। दूसरा जो इस वक्त रीजनल प्रॉब्लम ये वॉर ऑन टेररिज्म है,
अफगानिस्तान जो है, आई थिंक ये बड़ी हद तक डिक्टेट करता है आपको और अलाउ करता है अमेरिका को इन्फ्लुएंस करना आपकी पॉलिसी को। अनफॉर्चुनेटली हमने बिल्कुल ही जो है जब जॉर्ज बुश ने डिक्लेयर किया था वॉर ऑन टेरर, तो हमने बिल्कुल ही घुटने टेक दिए और हाँ जी जो आप कहें हमें मंजूर है। मैं समझता हूँ उस वक्त भी अगर उस वक्त ही हम कुछ थोड़ा बहुत पैरामीटर्स डिफाइन कर देते कि जी ठीक है यहाँ पे हम आपके साथ हैं, यहाँ पे हम आपसे बात करना चाहेंगे। गो लिटिल पीछे और थोड़ा चले जाएं तो जब देयर वाज अ रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जी अगेन सेम स्टोरी, ज़ियाउल हक ही सोल्ड द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री जस्ट फॉर पीनट्स। जी जी सेम स्टोरी। मैं कहूँगा जी शॉर्ट साइटेडनेस, यानी ठीक है एक जो रशिया ने जब इन्वेड किया था आपने पहला इनिशियल जो अफगान वो जो इन्फ्लक्स आया था आपने एब्जॉर्ब किया, कोई मसला नहीं था। आई थिंक यहाँ के अवाम ने ही इतनी हेल्प कर दी कि वो रिफ्यूजीज को लुक आफ्टर हो गया। मगर जैसे ही अमेरिका दाखिल हुआ तो फौरन मैं कहता हूँ एक चेंज आ गई और वो बजाय इसके कि भाई वो मसला वहीं अफगानिस्तान में कहीं हो जाता और ये रिफ्यूजी चले जाते, आपने एक बड़ी एग्रेसिव पोजीशन ले ली अमेरिका की बिहेस्ट के ऊपर और उसका नतीजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। ये जो लिहाजा मैं कहूँ शॉर्ट साइटेडनेस नहीं कि उस वक्त लॉन्ग टर्म नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। जो आप यानी कि प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं जी जी यहाँ से जो भी कुव्वतें थी उस वक्त अमेरिका के अलावा भी, आई थिंक वो उसमें टू ए लार्ज एक्सटेंट मैं तो कहूँगा इवन द सऊदीज, क्योंकि वो ईरानियन रेवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट भी था। दे वर बैंक रोलिंग दिस। जी जी, तो एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। जी। तो बिल्कुल ये है सारा कुछ। बट मैं यही कहूँगा कि देखिए इस वक्त जो आपने सवाल किया कि जी चेंज की जरूरत है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी चेंज की जरूरत है। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के चलना चाहिए, मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो इस वक्त हालात हैं इंटरनल आपकी सिचुएशन और जो रीजनल सिचुएशन, जो प्राइस आप दें उसको मिनिमाइज करना चाहिए। यू शुड नॉट पे एग्जॉर्बिटेंट प्राइस फॉर योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है वॉर ऑन टेरर पे, तो जो आपसे कीमत वसूल की जा रही है वो बहुत बड़ी है, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जी मैं भी यही बात कह रहा था कि देखिए जब ये वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर की गई तो उस वक्त भी हमें सोचना चाहिए था, फौरन एक डिसीजन नहीं लेनी चाहिए थी, कुछ मुशावरत की जाती, इसको एनालाइज किया जाता। अनफॉर्चुनेटली बोथ दीज एग्जांपल जो है इस मुल्क में, ऑन बोथ ओकेजन्स द कंट्री वाज अंडर मिलिट्री डिक्टेटरशिप। जी जी वो बात बिल्कुल सही है और यही वजह थी क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप कभी मुशावरत नहीं करती। वो उनकी ज़हन में ये होता है कि जी हमें पता है और हम बहुत अकल कुल अपने आप को समझते हैं। हाँ अकल कुल समझते हैं, यू आर वेरी राइट। तो वो अगर देखें किसी भी पॉइंट इन टाइम पे अगर इस वक्त आप चेंज चाहते हैं तो पहले आप एनालाइज करेंगे और आई थिंक जावेद साहब इस पे बेहतर खारजा साइड पर बता सकेंगे कि भी आप ऑब्जेक्टिव्स क्या चाहते हैं और इन हालात में वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आपको कितना मैन्यूवरिंग रूम अवेलेबल है। ये जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तो कुछ कहना वो तो विशफुल थिंकिंग हो जाएगी कि हाँ जी ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हो नहीं सकता, वो करें जो हो सकता है। ठीक है, जो पॉसिबल है वो अचीव करने की कोशिश करें। जी जावेद साहब, को कंधा शंदा मारने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जी जी नहीं वो कितनी भी टाइट सिचुएशन हो जी तो मनूवर थोड़ा बहुत करना चाहिए। पहले तो मेरे ख्याल में एक चीज़ हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि खारजा पॉलिसी जो है वो आपके कौमी मकासद को हासिल करने के लिए, यानी एक्सटर्नल डोमेन में आपने अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करना है उसका साफ ज़ाहिर लिंक है आपके कौमी मकासद से। ठीक है, कौन सी और फिर आपकी नेशनल प्रायोरिटीज़ क्या है। ठीक है, यानी सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ को आप ज़्यादा तरजीह देते हैं, किसको कम देते हैं। कश्मीर इशू है और हालात हैं। तो एक तो ये चीज़ आप हमें सबको समझ लेनी चाहिए कि ये हम ऐसे ही बैठ के फैसला नहीं कर सकते, ये आपकी पूरी एक कौम का फैसला होता है, चाहे पार्लियामेंट के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो। तो नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमें
जहाँ तक आजकल के हालात हैं, जी मैं समझता हूँ, अगर आपका सवाल का जवाब मुख्तसर ये है कि हाँ, खारजा पॉलिसी को रीवैम्प करने की ज़रूरत है, उसको नज़र षानी करने की ज़रूरत है। इसलिए खाली ये नहीं कि खारजा पॉलिसी में खाली कमी है, मैं समझता हूँ कि हमने अपने जो मुल्क के जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ चलाई हैं, जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, जो हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ हैं, मेरा ख्याल है वो हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक नहीं है, हमारे मुल्क के मफादात के मुताबिक नहीं है। मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती एक राय है। But this is a very serious observation. जी, और मैं समझता हूँ ये सीरियस है, और मैं इस पे पूरा यानी एनालिसिस किया जा सकता है, तफसीली गुफ्तगू भी हो सकती है। और चूंकि वो पॉलिसीज ठीक नहीं हैं, तो साफ ज़ाहिर है उनका जो प्रोडक्ट है फॉरेन पॉलिसी वो भी ठीक नहीं है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम पार्लियामेंट के ज़रिए या एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए इन सारी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करें, और फिर एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी वज़ा करें जो हमारे हालात और ज़रूरियात और हमारे मफादात के मुताबिक हो। मसलन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारा जो टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव नेशनल एम होना चाहिए वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए ऑफ द कॉमन मैन। ठीक। और फिर बाकी चीज़ें उसके अंडर सपोर्टिंग होनी चाहिए, यानी एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी उसको सपोर्ट करे, आपकी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी है वो भी इसको करे, और फिर फॉरेन पॉलिसी भी इसी को सपोर्ट करे। मैं आपको मिसाल छोटी सी देता हूँ चाइना की। मैं चूंकि चाइना में सर्व कर चुका हूँ। चाइना 1979 तक एक सिक्योरिटी स्टेट था। वहाँ पे सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी जो थी वो टॉप मोस्ट एम था, या उनकी जो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी जिसमें ये था कि इगैलिटेरियनिज्म उनकी वो एक ओवरराइडिंग प्रिंसिपल था। टेंग शॉपिंग ने एक मामूली सी चेंज की, मामूली तो नहीं, जाइजेंटिक चेंज थी, लेकिन एक चेंज थी। उन्होंने कहा कि आइंदा से हमारा नेशनल एम जो है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। ठीक। एवरीथिंग विल फॉल, हैज टू फॉल इन लाइन विद दिस ऑब्जेक्टिव। और नतीजा क्या हुआ, उनके जहाँ पे एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स थे उन्होंने उसको डिफ्यूज किया, क्योंकि अब वो रिसोर्सेज और अपनी अटेंशन और टाइम को सिक्योरिटी से डाइवर्ट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते थे। तो तभी हो सकता था कि एक्सटर्नल थ्रेट कम हो, और एक्सटर्नल थ्रेट कम करने के लिए आपको एक नॉन प्रोवोकेटिव फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करनी थी। जो टेंशन थी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उनको डिफ्यूज करना था। मसलन इंडिया के साथ, सोवियत यूनियन उस वक्त का जो था, दोनों के साथ उन्होंने नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू किया, जापानीज के साथ भी। जी हाँ। तो आपने दो पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी। आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा, और दूसरा ये है कि आपकी